हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपकी मैथमेटिकल फ्रेंड पिंकी पंघाल और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं। आज जो की वीडियो होने वाली है वो एक इसका बेस होगी। इसमें हम जो भी आगे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि कोई भी जैसे कि डेफिनेशन है, वो आज के इस चैप्टर से आपके यहाँ पे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और एंड तक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। आई होप आप मेरी जो पिछले चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि आज का जो चैप्टर है उसका नाम हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले ये देखो, हमारे पास एक मान लो हमारे पास क्या है, कॉइन है। कॉइन है यानी कि कोई भी सिक्का है। आपको पता है सिक्के के कितने फेस होते हैं? दो फेस होते हैं। तो दो फेस होते हैं यानी कि उसके फर्स्ट फेज पे, यानी कि एक फेस पे हमारे पास हेड होता है और दूसरे फेस पे उसके हमारे पास क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अगर इन दोनों हेड और टेल को लेके मैं एक सेट बना दूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सैंपल स्पेस। यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको उसकी टोटल आउटकम, यानी कि उसको टोटल आउटकम हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। मान लो मैंने एक कॉइन उछाला मैंने। कॉइन उछालने से हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ सकती हैं? या तो मेरे पास हेड आ सकता है या मेरे पास टेल आ सकता है। यानी कि सैंपल स्पेस में हम उन सेट का कलेक्शन, यानी कि उन एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे जिससे हमारे पास जो उसकी कोई भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसका हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, यानी कि उसकी आउटकम हमारे पास क्या होगी। तो सैंपल स्पेस में हमने कॉइन उछाला तो इसकी आउटकम हमारे पास क्या हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है, ठीक है। ये तो होता है हमारे पास सैंपल स्पेस, यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होंगी वो हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। उसी तरीके से एक डाइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। सभी को पता है डाइस में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। डाइस में हमारे पास क्या, आप सभी ने सांप सीढ़ी खेली होगी तो उसी को हम डाइस बोलते हैं। उसके हमारे पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और 6 फेस पे हमारे पास कितनी, कहाँ तक की काउंटिंग लिखी रहती है, 6 एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये उसके फेस पे काउंटिंग होती है, यानी कि ये नंबर होते हैं। यानी कि जब हम किसी भी पासे को उछालेंगे तो उसके सैंपल स्पेस में, यानी कि पासे को उछालने से हमें क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि इन्हीं में से मिलेंगे। 1 भी हो सकता है उछालने के बाद, उस पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। यानी कि जैसे हमने कॉइन को उछाला तो हमारे पास सैंपल स्पेस में हेड या टेल आया। उसी तरीके से हमने जब एक डाइस को उछाला है तो उसके सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे। हुई बात क्लियर? यानी कि ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा एक डाइस के लिए। हो गया हमारे पास। अब देखो, ये तो था हमारे पास सैंपल स्पेस। अब होती है हमारे पास इवेंट, यानी कि सैंपल स्पेस में तो हमारे पास क्या होगा, जितनी भी पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ सकती है हम उन्हीं को लेंगे। तो ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस। अब होती है हमारे पास इवेंट, यानी कि घटना। यानी कि जब कोई भी कार्य हम करते हैं, यानी कि कोई भी रिसर्च करते हैं, मान लो मैं आपको सिंपल लेंगे, हम कोई भी जैसे कि किसी भी कार्य पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि कोई भी शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसके एक तो होते हैं हमारे पास पॉसिबल आउटकम, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हमें क्या, उस जो रिसर्च कर रहे हो हमारे पास उससे हमें क्या मिलेगा। और कुछ होती है इवेंट, यानी कि एक ये तो होगा नहीं कि हम शोध करें तो हमारे पास सिर्फ एक इवेंट भी हो सकती है, 2 इवेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास हमने एक डाइस उछाल दी हमने, तो अब देखो उस पर हमारे पास इवन नंबर भी आ सकता है। डाइस उछालने के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, इवन नंबर भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डाइस को उछालने के बाद अगर हमें इवन नंबर मिला तो ये हमारे पास इस घटना को, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। एक डाइस को हमने उछाला, उससे हमें इवन नंबर मिल गया, ओड नंबर मिल गया, या हमारे पास प्राइम नंबर अगर हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। ठीक है, आई बात समझ में? आपको सैंपल स्पेस
क्लियर हो गया होगा आपको, इवेंट क्या होती है वो क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे, अब आपको मैं बताती हूँ फेवरेबल केसेज, इसका फॉर्मूला आगे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हमें ये जो डेफिनेशन यानी कि जो मैं आपको करवा रही हूँ ये समझना बहुत ही जरूरी है। एक होता है फेवरेबल, कोई भी घटना हमारे पास, उसको हमारे उसके पक्ष में यानी कि उसके पक्ष में हमारे पास कितने रिजल्ट हैं, उसके विपक्ष में हमारे पास यानी कि उसके ना होने के पक्ष में हमारे पास कितने रिजल्ट है। तो फेवरेबल केसेज ऑफ ए इवेंट यानी कि कोई भी घटना कह लो आप, कोई भी इवेंट कह लो, उसके फेवर में यानी कि उसके पक्ष में हमारे पास कितने रिजल्ट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फेवरेबल केसेज, उसको हम क्या बोलते हैं फेवरेबल केसेज। ठीक है, अब देखो हमने एक डाइस उछाल दी तो उसके सैंपल स्पेस में यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या होंगी 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास उस यानी कि कोई भी इस इवेंट के लिए ये हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि ये तो नहीं है कि 7 आ जाएगा, 7 तो नहीं आएगा ना, टोटल यही आएंगे हमारे पास 1 to 6। अब हमारे पास फेवरेबल केसेस देखो, हमारे पास मान लो इवेंट है कि हमें क्या मिलना चाहिए नंबर ऑफ इवन, यानी कि इवन नंबर मिलना चाहिए, यानी कि इवन नंबर हमें मिलना चाहिए। अब देखो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम है इवन नंबर के फेवर में, इनमें से कौन कौन से नंबर जा रहे हैं हमारे पास। इवन नंबर क्या होता है यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हमारे पास क्या होगा यानी कि इसके पक्ष में इवन नंबर के फेवर में हमारे पास क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, ये भी फेवर कर रहा है इवन नंबर को, 4 भी फेवर कर रहा है इवन नंबर को, और 6 भी फेवर कर रहा है इवन नंबर को। ये हमारे पास क्या है सैंपल स्पेस है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, यानी कि इवन नंबर के फेवर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ठीक है, अब हम इन्हीं 2 फेवरेबल केसेस और पॉसिबल आउटकम से हम क्या बनाएंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। एन ए का मतलब है कि ए जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके होने की हमारे पास दर कितनी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ यानी कि जितने भी फेवरेबल केसेस हैं उनके हमें नंबर काउंट करने हैं, यानी कि वो 1 है 2 है या 3 है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ इवेंट ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकालने यानी कि उसके होने की हमारे पास क्या रेट है उसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि उस इवेंट के फेवर में कितने केसेस हैं अपॉन में, यानी कि उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारे पास। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए, हमारे पास इवेंट थी इवन नंबर की, उसके फेवर में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने बने हैं। ये नहीं करना कि 2 4 6 नहीं लिखना, आपको इनके नंबर काउंट करके लिखने हैं 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हो गए 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है ये 6 है। टोटल तो यही आ सकते हैं कि किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो इसको हम 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि इवन नंबर होने की हमारे पास प्रायिकता या कि प्रोबेबिलिटी, इसको PA से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 1/2 आ गई। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई। आपको एक रिजल्ट बताती हूँ, अब मैं कुछ रिजल्ट करवाती हूँ प्रोबेबिलिटी से लेके। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसी तरीके से अब देखो हमारे पास हमने क्या कॉइन एक सिक्का उछाला, हमने सिक्का उछाला, एक ही कॉइन उछाला, हमने आपको ध्यान रखना है कि हम 2 कॉइन उछाल रहे हैं या 3 कॉइन उछाल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम है वो चेंज होती रहेगी। मान लो हमने एक सिक्का उछाला तो इसके सैंपल स्पेस में अब भी जब भी हम कोई भी सिक्का उछालते हैं तो उसके हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, ये तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होगी। अब हमारे पास इवेंट, मान ली इवेंट यानी कि हमें क्या चाहिए, यानी कि हमारे पास किसके फेवर में हमें कौन सी इवेंट हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए हेड होना चाहिए। हमारे पास इवेंट क्या होनी चाहिए हेड होना चाहिए, यानी कि सिक्का उछाला तो हमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H,
ये इवेंट ए मान लो, यानी कि हमारे पास जो घटना है, यानी कि जिस घटना के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो हमारे पास क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमारे पास अब देखो ऊपर क्या आता है हमारे पास, इवेंट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, हमारे पास ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ से हमारे पास सैंपल स्पेस है, हमें एक चाहिए क्या, हेड चाहिए। हेड के फेवर में कितने केस हैं हमारे पास, यहाँ पे सिंगल 1 ही केस है। कितने केस है हेड आने के लिए, एक ही फेवरेबल केस है, यानी कि ये अकेला केस है। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए, टोटल 1 हो गया, और पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 1/2। ठीक है, यानी कि हेड, अगर जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो गई, 1/2। उसी तरीके से अगर हमें क्या चाहिए इवेंट में, टेल चाहिए, तो टेल के लिए भी हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 2, यानी कि 1/2। यानी कि हमेशा फेवरेबल केसेस के अपॉन में आप किसके फेवरेबल केसेस को किससे डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यानी कि जो सैंपल स्पेस के टोटल नंबर हैं वो हमेशा हमारे पास क्या आएंगे, अपॉन में आएंगे, यानी कि नीचे आएंगे। ठीक है, और फेवरेबल केसेस हमारे पास हमेशा क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं करवाती हूँ इसके कुछ रिजल्ट। रिजल्ट है फर्स्ट, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी बताई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए इवेंट के होने की दर हमारे पास क्या है। तो ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमारे पास 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा हमारे पास 1 से क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 से हमेशा क्या रहेगी, ये छोटी रहेगी। यानी कि ना तो नेगेटिव हो सकती है ना या 1 से बड़ी हो सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ से हमारे पास ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है 0 वैल्यू आ सकती है प्रोबेबिलिटी की, और यहाँ से हमारे पास ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हमारे पास ये वैल्यू लाई नहीं करती, यानी कि 1 से हमेशा ये क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रिजल्ट था ये हमारे पास। एक हमारे पास रिजल्ट है, अगर हमारे पास कोई भी श्योर इवेंट हो, यानी कि वो तो हमें फेवरेबल उसके यानी कि पक्की बात हो ना, यानी कि श्योर इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, यानी कि हमारे पास कोई भी हमें 100% अगर हम किसी इवेंट के लिए श्योर हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन दे सकता है कि श्योर इवेंट यानी कि 100% सच्ची बात, यानी कि निश्चित घटना के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। आई बात समझ में। अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरी तरफ अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि कोई भी इम्पॉसिबल है हमारे पास घटना। अब ये लगा लो, हमने डाइस उछाल दी, डाइस उछाली तो हमारे पास उसमें कितने नंबर होंगे, हमारे पास 1 to 6 नंबर ही होंगे। यानी कि कोई भी हमने इम्पॉसिबल इवेंट को आप यहाँ से समझो, हमने एक डाइस उछाल दी तो उसके नंबर हमारे पास कहाँ तक जाएंगे, 6 नंबर तक ही जाएंगे। और वो हमसे पूछ ले कि 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, यानी कि जब भी हम एक डाइस को उछालते हैं तो 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। क्या आप देखो, डाइस उछालेंगे हमें पता है 6 तक नंबर ही जाएंगे, 7th आना तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि नंबर हमारे पास 6 ही तक है, तो हम 7 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते। यानी कि इस टाइप से अगर हमारे पास ये क्या इवेंट बन जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगी। और इस टाइप की इवेंट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। श्योर इवेंट की 1, इम्पॉसिबल इवेंट की 0। आई बात समझ में। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो, कोई भी हम कार्य करते हैं, मान लो अब हम HSCC का एग्जाम देंगे, तो हमारे पास कितने केसेस हैं, 2 ही केसेस हैं। या तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा,
क्लियर होगा या हमारा टेस्ट क्लियर नहीं होगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के केस में भी किसी इवेंट के होने का या तो कार्य वो हमारे पास वो इवेंट होगी या हमारे पास इवेंट नहीं होगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी मान लो नॉट एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ना होने को हम इससे डिफाइन करते हैं। ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है ई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा है इसका मतलब है ई के होने की कंडीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दिया मैंने, इसका मतलब हमारे पास जो ई इवेंट है उसको होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास ई इवेंट के होने की प्रायिकता, ई बार लिखा है तो मैंने इसका मतलब है इवेंट ई ना होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। ई इवेंट के होने की प्रायिकता प्लस ई इवेंट के ना होने की प्रायिकता को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। अब मैं बताती हूँ कि एग्जामिनर हमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो हमें दे दे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने की प्रायिकता हमारे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी यानी कि कोई भी इवेंट ई है उसके होने की दर हमारे पास कितनी है, प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, तो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर ये ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, इसको उस साइड ले जाओ, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एग्जामिनर हमें देगा 1/4, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/4, यानी कि उस इवेंट के होने की प्रायिकता हमारे पास 1/4 है, तो उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 3/4 है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1/4 प्लस में 3/4 कितना बन रहा है हमारे पास, 4/4, 1 ही बन रहा है ना। तो यही रिजल्ट मैंने आपको बताया है। अगर होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता को हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर हमें ना होने की प्रायिकता दे दे तो भी हम होने की प्रायिकता इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर ये दे दे तो हम ये ना होने की प्रायिकता हम उसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। आज का लेक्चर है हमारे पास, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें यूज होती हैं वो करवाऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए सभी आज की वीडियो में बने रहे, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी देखो मकान कब तभी बनेगा जब उसकी बेस हमें पता हो। अगर बेस उसका मजबूत हो जाएगा ना तो उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी मंजिल बना सकते हैं। उसीलिए अगर प्रोबेबिलिटी का अगर हमें हाई लेवल तक जाना है तो उसके हमें बिल्कुल बेस से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और अब याद तो क्लियर है आपके पास। अब मैं आपको बताती हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, 2 इवेंट हो हमारे पास और उन 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन बात ना हो, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि डिसजॉइंट इवेंट, यानी कि 2 घटना हो हमारे पास और उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मान लो एक E1 इवेंट है हमारे पास और एक हमारे पास E2 इवेंट है। E1 इवेंट और E2 इवेंट अगर आपको बोल दे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ हमारे पास क्या है, फाई है। ठीक है, अगर E1 इंटरसेक्शन E2 दे दे तो इसका और एग्जामिनर पूछ ले कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, डिसजॉइंट इवेंट है या यूनियन है, इस टाइप से कोई भी आपको ऑप्शन बना के वो दे दे तो आपके ऑप्शन में हमेशा अगर E1 और E2 का इंटरसेक्शन हमारे पास 5 है तो हमारे पास वो क्या बनेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने हेड निकाला, ये हमारे पास मैं बिल्कुल बेसिक सा लेके चल रही हूँ। एक कॉइन उछाला, हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ गया, हेड और टेल आ गया। अब देखो हेड आने की इवेंट है वो उसका इफेक्ट इस पर कुछ नहीं पड़ रहा ना, यानी कि 1/हेड आएगा
और टेल आएगा। ये दो इवेंट होंगे हमारे पास, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट, अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ रूल, यानी कि एडिशनल रिजल्ट करवाती हूँ मैं आपको। एडिशनल रिजल्ट हमारे पास क्या होंगे? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कह लो, या आप इसको ए यूनियन बी कह लो। मैंने जब आपको सेट का चैप्टर करवाया था तब मैंने यहाँ से ये क्लियर करवाया था फॉर्मूला। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसको कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ हम नंबर लेते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर वो ये कह दे ए एंड बी आर, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर वो ये कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर, जो हमारे पास ए इवेंट है और बी इवेंट है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या एलिमेंट जाएगा? सिर्फ फाई जाएगा। अगर फाई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। यानी कि तो ये फॉर्मूला, ये तो हमारे पास जीरो हो गया, यानी कि फाई हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कह लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह लो। तो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कंडीशन में ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना बोले तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा। अगर वो ये बोल दे कि जो ए और बी इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास फाई यानी कि जीरो बन जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ। फेवरेबल केसेस लो किसी इवेंट के अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम लो, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दो, वहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होती है यानी कि किसके बीच में लाई करता है वो बताया मैंने। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम आए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। ठीक है, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, मैं ये हर एक चीज़ समझा के करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी तो हम इजीली जो एग्जाम्पल करेंगे वो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आगे जो हम पूरा जो काम करेंगे वो फास्ट मोड में करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, आप इन्हें इंग्लिश इतनी तो आती है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र घटना। यानी कि डिपेंडेंट होता है कि हम एक के घटना दूसरे पे डिपेंड हो, यानी कि जैसे कि राम आएगा तो मैं मार्केट जाऊंगा, इसमें हमारे पास क्या हुआ? इंग्लिश में पढ़ाया सबने, राम आएगा, यानी कि उसका मार्केट जाना कौन सी घटना पे डिपेंड है? कि राम आएगा तभी वो मार्केट जाएगा, यानी कि राम अगर नहीं आया तो मार्केट नहीं जाएगा। यानी कि वो राम आने पे, जो राम आने की जो घटना है उस पे मार्केट जाने की जो घटना है वो क्या है? डिपेंड कर रही है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है हमारे पास? जहां हमारे पास कोई भी दो अलग अलग घटना हो, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, राम आए या ना आए उससे उसके मार्केट जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसका मार्केट जो जाना है अगर वो राम आने पे डिपेंड नहीं करता तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगी? दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास क्या बनेंगे? रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, हमारे पास ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग प्लेस। अब मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। यहाँ हमारे पास क्या है?
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इस केस में हम ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी गुणा में बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये कह दे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे देगा, और आपको पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो हमारे पास क्या होगी, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए एंड बी की वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको कॉइन का कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने आपको डाइस का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी हमारे पास टोटल कार्ड, हमने सभी को कार्ड को हम क्या बोलते हैं, पत्ते, या जिसे देसी भाषा में हम ताश बोलते हैं, उसको टोटल कार्ड। जो टोटल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल जो पत्ते होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं, कि 52 होते हैं। इसमें देखो हम इनको पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबने पत्ते देख रखे होंगे। पत्ते हमारे पास किस कलर के होते हैं, 2 कलर के होते हैं, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। पत्ते हमारे पास कितने रंग के होते हैं, 2 रंग के। टोटल पत्ते थे हमारे पास 52, उसमें से 2 कलर के पत्ते होते हैं, यानी कि 26 तो जो पत्ते होंगे वो हमारे पास रेड कलर के होंगे, और जो 26 पत्ते होंगे वो हमारे पास ब्लैक यानी कि काले रंग के होंगे। ठीक है, इन 26 के, जब रेड में भी हमारे पास 2 टाइप के पत्ते होते हैं, रेड के भी आगे चल के हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ब्लैक के भी आगे 2 पार्ट हो जाते हैं हमारे पास, यानी कि इसके भी 13 हो जाएंगे। इस एक टाइप बन जाएगी, ये 13 पत्तों की एक टाइप बन जाएगी, 13 पत्तों की एक टाइप बन जाएगी। उसी तरीके से 13 पत्तों की यहाँ भी एक टाइप और यहाँ भी एक टाइप। फिर से समझो, टोटल पत्ते हमारे पास 52 थे, हमने कलर वाइज डिवाइड किया तो हमारे पास 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के। फिर हम 13 के हिसाब से 13 जो रेड होंगे वो अलग टाइप के होंगे, जो 13 जो रेड होंगे वो अलग टाइप होंगे। इसमें हम बोलते हैं ईंट का पत्ता या पान का पत्ता। जो 13 होंगे पत्ते उसको हम ईंट के पत्ते बोलेंगे, और 13 होंगे हमारे पास पान के पत्ते, और 13 हमारे पास चिड़ी के पत्ते होंगे। देसी लैंग्वेज हम इसे चिड़ी बोलते हैं, और इसमें हम हुक्म बोलते हैं, हुक्म के पत्ते। ठीक है, अब यहाँ से पत्तों का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको पता होगा जैसे कि हमारे पास कुछ वो होते हैं, कलरफुल कार्ड भी होते हैं। 1 to 10 तक तो हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल कार्ड होंगे, काउंटिंग लिखी होगी। लेकिन जब हम 11, 12 और 13, यानी कि जब हम 11, 12 और 13, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम ये होते हैं हमारे पास 13 को पत्ते को हम किंग बोलते हैं। जो हमारे पास 13 नंबर का पत्ता होता है उसको हम किंग बोलते हैं। इसको देखो, पान को हम इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। जो हमारे पास पान के पत्ते होते हैं उनको हम हार्ट्स बोलते हैं। जो हमारे पास ईंट के पत्ते होते हैं उनको हम डायमंड बोलते हैं। जो हमारे पास हुक्म के पत्ते होते हैं उनको हम स्पेड बोलते हैं। और जो हमारे पास चिड़ी के पत्ते होते हैं उनको हम क्लब्स बोलते हैं। ये मैंने हिंदी में भी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। पान को हार्ट, ईंट के पत्ते को डायमंड, चिड़ी के पत्ते को क्लब्स और हुक्म के पत्ते को स्पेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मीडियम के अगर बच्चों को आपको एग्जाम में दोनों टाइप की लैंग्वेज मिलेगी तो इंग्लिश वालों भी इजीली समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये 10 तक तो सभी को क्लियर होगा। जो हमारे पास 11, 12 और 13 नंबर के जो पत्ते होते हैं वो हमारे पास देखो 4 13 पत्ते हैं, इनमें भी एक होगा 11 नंबर का और 12 का भी, 13 का भी। तो हमारे पास जो 13 नंबर का पत्ता होता है उसको हम किंग बोलते हैं। जो हमारे पास कितने बनेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो चारों में एक एक किंग होगा, तो टोटल किंग हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उसी तरीके से 12 जो नंबर का पत्ता होगा उसको हम क्वीन बोलते हैं, ये भी हमारे पास टोटल 4 हो जाएगी। और हमारे पास जैक, जो 11 नंबर का पत्ता होता है उसको हम जैक बोलते हैं, वो भी हमारे पास टोटल 4 हो जाएगा। और इन सारों को मिला के हम क्या बोलेंगे, फेस कार्ड, यानी कि इन पे हमारे पास कुछ ना कुछ चेहरे होते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, फेस कार्ड। और इनके टोटल हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 12, 4 4 8 4 3 12, यानी कि टोटल फेस कार्ड। यही से अगर आपके पास पूछ ले, यानी कि फेस कार्ड होने की प्रैक्टिस हमारे पास क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं,
12 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी है 52। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप इस टाइप से कोई भी आप किसी भी पत्ते की प्रायिकता निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको नज़र में से निकाल लो तो आपके दिमाग में इनकी इमेज सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो टोटली हमारे पास न्यूमेरिकल बेस होगी, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर आगे कोई थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो पहले मैं आपको जो आज मैंने आपको ये पूरी इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जो भी डेफिनेशन करवाई हैं, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपके यहाँ से सारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें। अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आपका ये जो सपोर्ट है वही मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि तब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरी नई वीडियो का जब आपने उस बेल आइकन को प्रेस कर रखा हो। ठीक है, धन्यवाद।